नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो मुहावरे जिन्हें इडियम्स कहा जाता है, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य से भिन्न किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं और शाब्दिक से भिन्न किसी अन्य अर्थ को रूढ़ हो जाए उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब आम भाषा में अगर कहें तो ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से कोई भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ मतलब लोकोक्ति, लोक धन उक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोग अनुभवों का परिणाम होती हैं। लोग अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसके बाद जो है वो लोकोक्तियाँ बनाई जाती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये वाक्यांश मुहावरे की तरह ये वाक्यांश नहीं होती, ये पूर्ण वाक्य होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। अब इन दोनों में एक दूसरा अंतर मैं आपको बताऊं। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। अब उद्देश्य और विधेय मैंने आपको बताया है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के बारे में जो जिसके बारे में कहा जाता है वो आपका उद्देश्य होता है, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता सब्जेक्ट होता है, वो क्या है? वो उद्देश्य है। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेडिकेट कहते हैं। एक दूसरा अंतर और है जो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। मुहावरे के क्रिया के अंत में ना जुड़ा होता है। अधिकांशतः मुहावरे की क्रिया के अंत में ना जुड़ा होता है और लोकोक्ति में क्रिया के अंत में ना नहीं जुड़ा होता। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं और फिर अपवाद तो हर चीज़ में होते हैं। इस वजह से कुछ ऐसे भी आपको मुहावरे मिलेंगे जिसमें ना जुड़ा हो, जिसकी क्रिया के अंत में ना जुड़ा हो। सामान्य रूप से ये दो मैंने आपको अंतर ही बताए। कुछ और अंतर हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में। अंतर पहला, मुहावरा वाक्य खंड होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्तियाँ एक पूर्ण वाक्य होती हैं। दूसरा, मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। कोई आम बोलचाल की भाषा में हम किसी मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो उसको हम किसी वाक्य में फ्रेम करेंगे, किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे। और दूसरा, लोकोक्तियाँ वाक्य का अंग नहीं होती, वो वाक्य का अंग नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं। उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण के तौर पर किया जाता है। तीसरा अंतर, पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रचलित मुहावरे, जैसे उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब बहुत चतुर होना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वह तुम्हारे बस में नहीं आने वाला, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। दूसरा, एक और एक 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होना। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम से यह सिद्ध हो गया कि एक और एक 11 होते हैं। मैंने आपको अंतर में बताया था, मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मुहावरे क्या है, वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। तीसरा देखते हैं, एक आंख से देखना। इन सभी में आपने देखा है कि सभी की क्रिया के अंत में ना जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ना जुड़ा हो, वो अपवाद होते हैं। अब देखते हैं तीसरा है एक आंख से देखना, एक समान समझना। माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक आंख से देखना चाहिए, मतलब उनको बराबर देखना चाहिए। फिर चौथा है कंधे से कंधा मिलाना, मतलब पूर्ण सहयोग देना। कहते हैं ना, आज
लड़कियां भी अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वही पूर्ण रूप से सहयोग देना। स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। काला अक्षर भैंस बराबर। अब मैंने कहा था मुहावरे के क्रिया के अंत में ना जुड़ा होता है और इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। ये एक अपवाद है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। वह अखबार नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। छठा देखते हैं, कलई खुलना मतलब रहस्य का पता चल जाना। चोरी करते करते पकड़े जाने पर साधु की कलई खुल गई, मतलब उसका रहस्य खुल गया, उसकी पोल खुल गई। सातवां है घर का चिराग, मतलब घर की आशा होना। घर की आशा, बच्चे ही घर का चिराग होते हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग है। फिर कमर कसना, तैयार रहना, तैयार होना। जैसे सैनिक रणभूमि हेतु प्रस्थान के लिए कमर कस चुके हैं, वो तैयार हो चुके हैं। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। इनका अर्थ आप याद कर लेंगे और फिर वाक्य प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। घुटने टेकना, इसका अर्थ है हार मान लेना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? महाराणा प्रताप ने जीवन भर अकबर के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हार कभी नहीं मानी। 10वां चिकना घड़ा मतलब बेहया, जिस पर कोई कहने सुनने का कोई फर्क न पड़ता हो। चिकना घड़ा होता है, उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो उस पर पानी रुकेगा नहीं। उसी समान, उसी तरह किसी व्यक्ति को आप समझाएंगे, वो आपके समझाने पे ना समझे तो उसे हम चिकना घड़ा कह सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? तुम्हारा नौकर तो चिकना घड़ा है, कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। फिर चारपाई पकड़ना, चारपाई पकड़ना, चारपाई कब पकड़ते हैं? या तो हम लेटने जाते हैं तब पकड़ते हैं, या बीमार होते हैं तब। तो चारपाई पकड़ने का मतलब होता है यहाँ बहुत बीमार होना। रामवती ने बहुत दिनों से चारपाई पकड़ रखी है। फिर 12वां है छक्के छुड़ाना, मतलब पैर उखाड़ देना। इसका उदाहरण है युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। फिर 13वां है छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। उदाहरण, वह बहुत दिनों से मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। 14 है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, मतलब इसका अर्थ है चालबाजी से काम लेना। इसका वाक्य प्रयोग, तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना शोभा नहीं देता। फिर ठोकरें खाना, मतलब धक्के खाना, असफल होकर घूमना। वाक्य प्रयोग, स्नातक होकर भी ठोकरें खा रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिलती। 16वां डींके हाँकना, सेखी जताना, अपनी अपनी बातों, अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करना। उसे, इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, उसे आता जाता कुछ ही नहीं है, बस डींके हाँकता रहता है। फिर है कान कतरना, मतलब बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। 18वां कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। वह तो मेरे कंठ का हार है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। हार जो होता है कंठ में, गले में पहना जाता है और काफ़ी प्रिय भी होता है, इस वजह से उसे बहुत प्रिय होने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। 19वां देख लें छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मतलब डाह होना। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, पड़ोसी का उच्च रहन सहन देखकर धनीराम की छाती पर सांप लौटता है। सांप लौटना, थोड़ा दुख होना, किसी दूसरे की वजह से, दूसरे की खुशी से दुख होना। फिर है जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन कर लेना। इसका वाक्य प्रयोग, उसने अपने बेकसूर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा पर कर्मचारी जहर का घूंट पीकर रह गया। ऐसे ही ये कुछ और भी हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। 30 अब कुछ लोकोक्तियों के बारे में देख लेते हैं।
कुछ प्रमुख प्रचलित लोकोक्तियाँ जो आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। पहला है दूर के ढोल सुहावने। अब मैंने कहा था कि लोकोक्तियों में उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। तो पहला देखेंगे, दूर के ढोल सुहावने, मतलब दूर से हर चीज़ सुहावनी मालूम पड़ती है, दूर से हर चीज़ सुंदर प्रतीत होती है, मनमोहक भी होती है और अच्छी भी लगती है। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लेंगे। मैंने दिल्ली वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी, वहाँ गया तो उनके व्यवहार से निराश हो गया। सच ही कहा था, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ है कहीं का न रहना। नई नौकरी में अधिक वेतन पाने के लालच में उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी, परंतु किसी कारणवश नई नौकरी नहीं मिल पाई। अब उसका हाल वही है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। फिर तीसरा है दूध का दूध पानी का पानी। ये आपने अधिकांश सुना होगा, मतलब उचित न्याय कर देना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सरपंच ने सारी बात सुनकर उचित निर्णय दिया, सारी पंचायत क्या उठी, इसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देना। फिर है चौथा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अनाड़ी का दूसरों का दोष देना। अब जैसे अगर इसके वाक्य शब्दों के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई नाचने वाला है, उसने नाचना आता नहीं है, तो वो अपना दोष ना बता के वो ज़मीन को या आंगन को ही दोष दे देगा कि आंगन ही टेढ़ा है, इस वजह से मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। या मुझे कोई कार्य नहीं आता है, तो मैं अपना दोष ना बताकर दूसरों का दोष बता दूंगा। तो उसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका वाक्य प्रयोग, उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं था और कहता है कि प्रश्न ही गलत है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पांचवा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। या जैसे बंदर है, बंदर को आप अदरक वगैरह खिला देंगे तो वो क्या जानेगा, है ना। और कोई और किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई आप सदाचारी बात बताएंगे, कोई गुण वाली बात बताएंगे, तो उसका वो अर्थ नहीं समझेगा, उसका महत्व तो नहीं समझेगा। तो इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका उदाहरण है, इस मूर्ख को अपनी कविता क्यों सुना रहे हो, भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। छठा है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब इसका अर्थ है संभावी सुख आकर ही रहता है, दुख आकर ही रहता है। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब बकरा क्या है, एक ना एक दिन तो उसे हलाल होना ही होना है। तो वही है, कब तक खैर मनाएगी उसकी माँ, कब तक उसकी सलामती की दुआ करेगी, उसको एक न एक दिन तो कट ही जाना है, वो हो सकता है भविष्य में, तो उसके लिए। तो इसका वाक्य प्रयोग है, अमित बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की बात पिताजी को ना पता चले, किंतु बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसके पिता को देर सवेर पता चल ही जाएगा, एक न एक दिन पता चलना ही है। फिर भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की लंगोटी भली, इसका अर्थ है जो मिल जाए वही काफ़ी है, जो मिल जाए वही काफ़ी है, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसका वाक्य प्रयोग, अपनी चोरी हुए 500 रुपये में से मोहन को जब 200 रुपये मिल गए तो उसने संतोष की सांस ली और बोला, भागते भूत की लंगोटी ही भली। फिर आठवां है मुंह में राम बगल में छुरी। ये आपने भी अधिकांश से सुना होगा। तो ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट। ऊपर से दिखावा वो करता है सदाचारी होने का, मितव्ययी होने का, मित्रता का बातें करने वाला, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कपटी है। तो इसका अब वाक्य प्रयोग देखते हैं। आजकल मनुष्य की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है, जिसे देखो मुंह में राम बगल में छुरी लिए रहता है।
नमा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब बुरी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कोई बच्चा अगर किसी बुरी संगत से ताल्लुक़ रखता है, उससे मिलता जुलता है, तो उनकी आदतें भी वह स्वीकार करने लगता है, उनको अपनाने लगता है। इसी वजह से कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वाक्य प्रयोग, जब से नरेश कीमती लाल के साथ रहने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। फिर 10वां देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। इसको सुना होगा आपने। ये विभीषण के बारे में भी कहा जाता है। रावण ने विभीषण के बारे में भी ऐसा कहा क्योंकि उसने अपने घर के सारे वेद जो है भगवान श्री राम को बताए थे। तो ऐसे ही इसके अर्थ है, आपस में फूट हानिकारक होती है। घर है, कोई घर का कोई सदस्य, अपने घर का सदस्य किसी बाहर वाले को अपने घर की हर बात बताता है, और जो बाहर का व्यक्ति है वो अपने घर, आपके घर में लड़ाई करवा सकता है या करवाता रहेगा। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। देश में घूसखोर अधिकारी शत्रु देश को ही गुप्त सूचनाएं देते हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले कर जन धन की हानि होती है। सच है, घर का भेदी लंका ढाए। 11वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी, शरीर की जो त्वचा जो होती है, वो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मतलब इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति चाहे प्राण चले जाएं, परंतु वह पैसा खर्च नहीं करता। तभी तो कहते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जिसे पैसे का मोह बहुत होता है, वो पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर लेगा। वो दिन रात जो काम पैसे से कुछ ही समय में किया जा सकता है, कुछ बिना मेहनत के किया जा सकता है पैसे देके, तो उसको क्या है, दिन रात उस काम में लगे रहना, मेहनत करना, वो सभी क्या हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। फिर है 12वां है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है, उनमें जल्दी तालमेल बन जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया। आश्चर्यचकित लोग बोल उठे, चोर चोर मौसेरे भाई। चोर ने चोरी की, उधर पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली। वो भी एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेना, वो एक तरीके से रिश्वत कहलाता है, एक तरीके से चोरी ही है। तो वो हो जाता है आपका चोर चोर मौसेरे भाई। 13वां देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आपने बहुत सुना होगा। तो शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसका उदाहरण है, वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने देखा है, जब हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, तो जो चुनाव लड़ता है उसके पास अगर ताकत भी है, उसके बाद पैसा भी है, तो वो तो चुनाव जीत ही जाते हैं। ये भारत में अधिकांशतः होता ही है। निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं पाते। इस वजह से कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास लाठी है, आप भैंस को किधर भी लेके जाओ डंडे मार के। फिर अगला है 14वां है, 14 नंबर, जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर मतलब अगर आप जल में रहेंगे, जल में हैं, और मगरमच्छ से अगर आप बैर करेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसका अर्थ देख लें, आश्रय देने वाले से बैर करना। जो आपकी मदद करता है उसी से बैर करो। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तुम जमींदार की नौकरी करते हो और उसी के विरुद्ध बोलते हो। याद रखो, जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं। मगर मतलब मगरमच्छ।
15वां, चिराग तले अंधेरा, यह कहते हैं दिया तले अंधेरा, ये वही है। तो अपनी बुराई न दिखाई देना, इसका वाक्य प्रयोग। नेताजी समाज सुधार की बात करते हैं और स्वयं उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। या फिर इसको सकारात्मक तरीके से भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। इस लोकोक्ति का सकारात्मक तरीके से प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब अगर आप ये फर्ज कीजिए आप बहुत धनवान हैं और आप लोगों को क्या है, लोगों की सहायता करना चाहते हैं और आप लोगों की सहायता करते भी हैं। बहुत से लोगों का आपने उद्धार किया है और अपने ही घर में लोगों का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसे भी कह सकते हैं आपका दिया तले अंधेरा। फिर है अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब इसका अर्थ क्या है? अपराधी स्वयं भयभीत हो जाता है। जिसने अपराध किया हो उसके सामने कोई बात आप करोगे तो वो खुद ही भयभीत हो जाएगा, वो खुद ही घबरा जाएगा। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। एक बार एक चोर को पकड़ने के उपक्रम में बीरबल ने कई व्यक्तियों को समान लंबाई का तिनका यह कहते हुए दिया कि असली चोर का तिनका कल तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। दूसरे दिन तिनका लौटाते समय असली चोर ने अपना तिनका 1 अंगुल तोड़ दिया। तब बीरबल द्वारा सभा को तिनका दिखाते हुए कहा गया, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर जिसने चोरी नहीं की वो तो वैसा की वैसा ले आया होगा, क्योंकि उसे पता है उसने चोरी नहीं की। अब जिसने चोरी की उसे अंदेशा था कहीं ये बढ़ ना गया हो, तो उसने क्या किया, तोड़ के ले आया थोड़ा सा। ऐसे ही कुछ और लोकोक्तियाँ हैं, ये आप इस देख लेंगे। वैसे भी ये अंतिम है, इसको भी बता देता हूँ। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला भी कड़वा होता है, दूसरा नीम भी बहुत कड़वा होता है। तो इसका देख लेते हैं अर्थ। एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का भी आ जाना। ये कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत कड़वा बोलता है, कड़वा भी बोलता है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत बेकार है, गंदा है, तो वो हो जाता है एक करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका वाक्य प्रयोग है, सुरेश शराब तो पहले से ही पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा, इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ये आप कुछ देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।